एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम लोग हमारा जो सेशन चल रहा है फिजिक्स में चैप्टर 3 का मोशन इन अ प्लेन उसको आगे बढ़ाएंगे। सो लास्ट क्लास हमने मोशन इन अ प्लेन में जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो वो किस तरह का पाथ को फॉलो करता है उसका इक्वेशन को डिराइव किया एंड दैट केम टू अस एज अ पैराबोला। तो पैराबोलिक पाथ में जो है कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है, अगर वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है तो हम लोग लास्ट क्लास सीख चुके हैं, विद न्यूमेरिकल्स कवर कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। टुडे इज द सेकंड टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज आप कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले ही क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट द सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सेकंड टॉपिक आप कह सकते हैं, बिकॉज द फर्स्ट वीडियो केम फॉर इंट्रोडक्शन। उसमें हमने पूरा प्रोजेक्टाइल के बारे में इंट्रो दे दिया था, कहां कहां एप्लीकेशन है उसका, क्या है एक्चुअली प्रोजेक्टाइल, ये सब के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है कि नहीं? तो स्टार्ट कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है एक्चुअली में, कि जब कोई प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजेंटल लेवल से कुछ एंगल बनाते हुए फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर इस तरह से डाउन होता है और उसी लेवल में आप वापस आकर के गिरता है, लाइक दिस। जैसे कि ये ग्राउंड लेवल अगर हमने मान लिया, हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं इसको, ये वर्टिकल लेवल है। यहां से हमने मान लीजिए इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को। ये प्रोजेक्टाइल जो है इस तरह का रास्ता को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और यहां पर जाकर के गिरेगा, मतलब सेम लेवल पर आकर के गिरेगा। ये हमने शुरुआत में ही एज्यूम कर लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसलिए बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर का, कि क्या क्या एजम्पशन है ये जरूरी है जानना। तो जैसे प्रोजेक्टाइल को हम यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहां जाकर के ग्राउंड में सेम लेवल पे आकर के गिर जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जब तक ये हवा में है, इसी को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये धीरे 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 ऊपर पहुंच रहा है, ऐसे जाते जाते ऊपर पहुंच रहा है और एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है और फिर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। यस और नो? उसी लेवल पर आकर के गिर जा रहा है। अब डेफिनेशन को पढ़िएगा, द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो अप एंड कम डाउन to the same level from which it was projected is called time of flight। जिस लेवल से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, पहले ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और फिर वापस धीरे धीरे उसी लेवल पर आ रहा है। जितना देर तक ये हवा में रहा आप कह सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम, ध्यान रखिएगा, ऊपर जाने में टाइम प्लस नीचे आने में जो टाइम है उसी को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक काम करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं यहां से यहां तक का मोशन का, ठीक है कि नहीं? सिर्फ यहां से यहां तक का मोशन का बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक का, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है तब तक का। ऊपर जाने का जो टाइम होगा, नीचे वापस आने का भी वही टाइम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर एयर रेसिस्टेंस को हम यहां पर एज्यूम नहीं कर रहे, मतलब एयर रेसिस्टेंस नहीं है, अगर कोई हवा इस प्रोजेक्टाइल को नहीं रोक रहा है, तब यह बात सच है कि सर ऊपर जाने में जो टाइम लगता है नीचे आने में वही टाइम लगता है। ऑलरेडी ये बातें हमने आपका लास्ट जो चैप्टर वहां समझा दिया था कि एयर रेसिस्टेंस अगर होता है तो कुछ बातें और कंसीडरेशन में आ जाता है। वैसे इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये बात समझा दिया था कि यहां पे इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो ऊपर जाने में, यहां से ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा, यहां से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो एक ही टाइम निकाल लो, बस डबल कर देंगे उसका। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए हम मान के चलते यहां से यहां तक का मोशन के बारे में डिस्कस हो रहा है। हम लिखेंगे जब पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका तो इसका दो कंपोनेंट में वेलोसिटी बढ़ जाएगा। आपको पता है, सबसे पहला बात, दो कंपोनेंट्स में इसको बांट दिए। एक हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दैट इज u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं हम। तो यहां पर जरा बताइए, यहां पर क्या होगा? हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो सर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट इज u cos थीटा ही रहेगा। लेकिन यहां पर आके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज vy क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस और नो? हम सिर्फ वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, ये जो प्रोजेक्टाइल है, इसका हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब तक ये हवा में है, तो हवा में जाने के लिए पहले ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो ऊपर के बारे में बात हो रहा है। फॉर वर्टिकल मोशन हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन।
फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन। ध्यान दीजिएगा, हमको यहां फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है, क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है, ऊपर की तरफ खाली देखिएगा, खाली वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात हो रहा है, वर्टिकल अपवर्ड मोशन का बात हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भूल जाइए क्या है नहीं है। तो हम एक इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, तो हम ध्यान देंगे वी वाई यू वाई और यहां पर ए वाई टी ऐसे लिखिए तो समझ जाएगा टीचर कि आप सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स को यहां यूज कर रहे हैं। टाइम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मत बांट दीजिएगा, टाइम इज टाइम है। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट में आप देखिए ध्यान से, यहां पर फाइनल वेलोसिटी आपको दिख रहा कितना है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या है? देखिए u sin थीटा, u sin थीटा। ए वाई क्या होता है? देखिए मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन g का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक जगह g बैठाएंगे, लेकिन कौन सा g? माइनस जी बैठा रहे हैं। टाइम हमको मान लेते हैं, टाइम यहां से जो यहां तक टाइम लगा वो कितना टाइम है? t टाइम है। ओके, अब हमको यही टाइम तो निकालना है, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं हम यहां पर ना सर, जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा अपॉन g। लेकिन ये क्या है जानते हैं? ये है कि यहां से जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए और ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, इसे आप कहते हो टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हो? टाइम ऑफ एसेंट। मतलब ऊपर जाने में लगा समय, जो ऊपर जाने में टाइम लग रहा वो आपने निकाला। और अभी हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि हमने एयर रेसिस्टेंस को यहां पे नेग्लेक्ट किया हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? इस बात को सेंटेंस में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? नाउ एज टाइम टू गो अप, नाउ एज टाइम टू गो अप एंड टाइम to come down is same as air resistance is neglected। तो आप कह सकते हैं सो टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे आप कैपिटल टी से डिनोट करेंगे आगे से, क्या होने वाला है? ये जो टाइम आपने निकाला टाइम ऑफ एसेंट का डबल कर दीजिए, दैट इज 2t। तो क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा बाय g। क्लियर है कि नहीं है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपका ये निकल चुका है। क्या निकल चुका है? टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू होता है 2u sin थीटा बाय जी। अगर आपसे पूछे टाइम ऑफ एसेंट क्या है तो आधा कर दीजिएगा, u sin थीटा बाय जी। टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? u sin थीटा बाय जी। दोनों को ऐड कर दिए तो 2u sin थीटा बाय जी। क्लियर है कि नहीं है? हमने ये बात देखा कि इस चीज को एक और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और उसका यूज भी बढ़िया किया जा रहा है न्यूमेरिकल्स में। डायरेक्ट बता रहा, बच्चा पकड़ नहीं पा रहा है क्या? तो देखिए ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 लिख दिया आपने। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज u sin थीटा? व्हाट इज u sin थीटा? u sin थीटा इज u y। मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कहां पर? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी यहीं पर है, और कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो uy इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है वो डायरेक्ट बता दे रहा है आपको क्वेश्चन में, मान लीजिए। तो आप वहां पर u sin थीटा नहीं बैठाइएगा, फिर सिंपल जो वैल्यू दिया हुआ होगा सवाल में डायरेक्ट पुट कीजिएगा। बच्चा यहां गलत करता है। क्लियर है कि नहीं? अगर सिर्फ लिखा हुआ है क्वेश्चन में द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस, तो आप u मानिएगा। लेकिन अगर लिख दिया है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस,
तो आप u साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया होगा, दैट इज यू वाई दिया हुआ है। यहां बच्चे रॉन्ग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो u साइन थीटा के जगह पे यू वाई लिख दिए, डिवाइड में हम g लिख दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन पढ़ के इस बात को डिकोड करना जरूरी है कि व्हाट इज गिवन डाटा, u दिया हुआ है कि u साइन थीटा दिया हुआ है, देखना होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर u दिया हुआ तो यहां पुट कीजिएगा, अगर u साइन थीटा दिया हुआ है तो यहां पुट कीजिएगा डायरेक्ट। क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। तो इस चीज को भी लिख करके आप रख लीजिए। आप यहां पर भी नीचे लिख लीजिए, मान लीजिए ऐसे लिखे हैं, इस चीज को नीचे लिखे हैं और नीचे लिख लीजिए इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ऐसे करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझने के बाद कुछ और इसके कंसेप्ट्स हम बनाएंगे जो कि न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। इससे अच्छा सवाल बनता है। बोला क्या जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को जब हम थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, लेट दिस बी थीटा। क्लियर है कि नहीं? एंड इसको मान लेते हैं थीटा कितना है, एक सपोज कर लो कि थीटा मान लेते हैं कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री से हमने फेंका, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए इसको कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, कि हमने u वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल पे फेंका। कहां से? ना हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे फेंका। और उसी टाइम हम क्या कर रहे हैं, एक और प्रोजेक्टाइल को, उसी टाइम हम एक और प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका। 90 माइनस थीटा मतलब कितना हो गया? थीटा 60 डिग्री अगर है तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री एंगल पर अब एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो सवाल अब यह है कि टाइम किसको ज्यादा लगेगा किसको कम लगेगा, वो एक अलग विषय है। ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा, देखिए, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो अलग होगा और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा कि नहीं होगा? सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला एक बार और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दोनों पर अप्लाई होगा, बस थीटा अलग अलग है, यहां थीटा 60 डिग्री, यहां थीटा 30 डिग्री, तो अलग अलग होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मान लेते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसके लिए हम मान लेते हैं t1 है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम मान लेते हैं t2 है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो चलिए रेशियो निकालते हैं, t1 अपॉन t2। तो एक एंगल को आपने कितना माना है? थीटा 60 डिग्री, एग्जम्पशन की है हमने। एक एंगल को क्या माना है? 90 माइनस थीटा। तो चलिए बैठा के देखते हैं। t1 के जगह पे हम क्या बैठाएंगे? सर t इज इक्वल टू क्या है? 2u साइन थीटा अपॉन g, डिवाइड करेंगे। t2 के जगह क्या बैठाएंगे? t2 के जगह थीटा के जगह क्या बैठाना पड़ेगा आपको? 90 माइनस थीटा। तो अब आप बैठाइए यहां पे 2u साइन, क्या बैठाएंगे? 90 माइनस थीटा अपॉन g। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आप देख लीजिए, ये g और g कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, ये u और u कैंसिल। यहां से क्या बच रहा है ऊपर में? साइन थीटा, और नीचे क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आया कि रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? सिंपल टेन थीटा, मतलब 10 60 डिग्री बैठाइए आप। क्या बैठाना होगा आपको? थीटा की जगह पे 10 60 डिग्री। तो आपने पाया क्या ना, t1 बाई t2 का रेशियो क्या है? 10 थीटा है। और अगर 10 60 डिग्री बैठाया जाए तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? √3 हो जाता है। इट मीन्स t1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ t2 आप कह सकते हो, अगर थीटा 60 डिग्री है तो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपसे सवाल अब यह है, √3 कितना होता है? लगभग 1 पॉइंट समथिंग होगा, यस और नो? क्लियर है कि नहीं?
1 पॉइंट समथिंग, मतलब मोर देन 1 होगा, जो भी होगा मोर देन 1 होगा। मोर देन 1 से T2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब T1 होगा। तो कौन ज्यादा देर तक हवा में रहेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला प्रोजेक्टाइल की ये वाला प्रोजेक्टाइल, T1 ये ज्यादा है। T1 इज मोर देन T2। आपको समझ में आ गया है? क्या समझ में आ रहा है कि T1 इज मोर देन T2 है। अगर T1 इज मोर देन T2 है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा देर हवा में ये रहेगा, कम देर हवा में ये रहेगा। इसका मतलब इसका जो फ्लाइट होगा इस तरह का होगा और इसका जो फ्लाइट होगा वो बस इस तरह का होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिख रहा होगा, ड्राइंग से भी पता चल रहा होगा। हवा में ये ज्यादा देर रहा होगा, हवा में ये कम देर रहा होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कंपेयर करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकाल करके। क्लियर है कि नहीं है? आपको बोल देगा, दो अलग अलग कंडीशन दे देगा और बोलेगा किसमें ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है, तो अलग अलग मत निकालिए, सिंपल क्या निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकाल दीजिए, जिसका रेशियो क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। बस थीटा पुट कीजिए, आंसर निकालिए। कितना ज्यादा टाइम लगेगा वो भी निकल जाएगा, बिकॉज T1 इज √3 टाइम्स ऑफ T2 है। बात खत्म। अगर दोनों में से कोई एक टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ तो दूसरा तो ऑटोमेटिक निकाल लोगे तुम। समझ में आया? ये एक एग्जाम्पल था जो कि हम पैरेलली समझाते हुए चल रहे थे आपको। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया है? अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर दिया हुआ है तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर यहां का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, यहां का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, T1 इंटू T2 करेंगे तो क्या होगा। इंटरेस्टिंग, देखिए ध्यान से। तो T1 इज 2u sin थीटा बाई जी एंड T2 इज 2u, अरे साइन 90 माइनस थीटा लिखने की जगह cos थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2u cos थीटा बाई जी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे 90 माइनस थीटा लिखते हैं, साइन 90 डायरेक्ट cos थीटा लिख दिया। समझ में आ गया है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, यहां पे u और u दिख रहा है तो यहां 2 को लिख दीजिए, रहने दीजिए, अलग से 2 रहने दीजिए, एक तो 2 रहने दीजिए। यहां पे 2 दिख रहा है हमको, 2 लिख दिया हमने। u एंड u स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां दिख रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया हमने। और नीचे क्या है, जी स्क्वायर है, यहां पर जी लिखा है एक ठो और यहां पर जी लिखा है एक ठो। अभी आपको समझ में आएगा क्या करना चाह रहे हैं। तो यहां से ये मिल जा रहा है कि 2/g, यहां ध्यान दीजिएगा, u स्क्वायर को लिख दिया हमने और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपको दिख रहा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात बताया था आपको, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि ये यहां से यहां तक कितना दूर गया हॉरिजॉन्टली, या यहां से यहां तक कितना दूर गया। हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या कहते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको क्लियर है? तो यहां पर हम ये बात लिख सकते हैं कि T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, यहां पे 2/g दिख रहा है हमको तो 2/g तो लिखेंगे, और ये वाला पूरा टर्म क्या है, r है, r। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ध्यान रहेगा ये बात। इससे रिलेटेड जो सवाल है वो अभी हम कराएंगे, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? डायरेक्टली अगर हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया इतना एंगल के साथ और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज इतना है, तो दूसरा प्रोजेक्टाइल को अगर इतना एंगल से फेंका जाए तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो यहां से r निकाल सकते हैं आप लोग डायरेक्टली। अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट दिया रहे तो आप हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो T1 इंटू T2 इज 2r/g एंड T1/T2 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी tan थीटा होता है। ये दो फॉर्मूलाज आप रट्टा मार लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। T1/T2 क्या निकल गया, tan थीटा। रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज tan थीटा एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2r/g। r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ध्यान रखिएगा इस बात को, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल रेंज एज प्रीवियसली सेड। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? और कुछ कॉन्सेप्ट को बनाएंगे हम, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे इस टॉपिक का जो एग्जाम्स में आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या पॉइंट कह रहा है। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इज्जत दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल तो आपको देखने को मिलेगा, अभी हम कराएंगे भी। इफ T1 इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू राइज अप टू पॉइंट P, ठीक है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, एज्यूम कर लेते हैं। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका है और इस तरह का रास्ता को, इस तरह का पाथ को वो फॉलो कर रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, विथ एंगल हॉरिजेंटल से एंगल हमने थीटा लिया है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, तो P कोई पॉइंट है इस रास्ता में, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, कहीं पर भी, हम मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पे नहीं ले रहे हैं, किसी भी जगह रैंडमली आप एक P पॉइंट ले लीजिए। लेट सपोज यहां पर वो P पॉइंट है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इफ T1 इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू राइज अप टू पॉइंट P पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या है, T1 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब यहां से जो टाइम यहां तक जाने में लग रहा है वो टाइम कितना है, T1 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड T2 इज द टाइम टेकन, T2 इज द टाइम टेकन इन फॉलिंग फ्रॉम P टू ग्राउंड लेवल। अब P से जो नीचे जाएगा प्रोजेक्टाइल, उसमें जो टाइम लग रहा है, उसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना है, वो कितना है, T2 है। बोलो यहां तक समझ में आया पॉइंट क्या है। हमने ये मान लिया कि P पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, T1, और P पॉइंट से आगे ग्राउंड लेवल तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या है, T2 टाइम लगा है। यही बस इतना बताया हुआ है इसमें, ठीक है सर। तो आपसे हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट हियर, टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई बच्चा बोलेगा सर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अरे भाई मैक्सिमम हाइट तक हमने T1 नहीं लिया है, P पॉइंट तक लिया है, तो कोई बात नहीं, हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब तक ये हवा में रहता है। और ये हवा में कब तक है सर, यहां से यहां तक हवा में है T1, और यहां से यहां तक भी हवा में है, दैट इज T2, तो दोनों को जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, T1 प्लस T2 कह सकते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। सो आप कह सकते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, 2u sin थीटा अपॉन जी। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा प्लस यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब तक प्रोजेक्टाइल हवा में, उस टाइम को कह रहे हैं, तो हवा में ये दोनों टाइम पे है यार, दोनों को ऐड कर दिए, इसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस जी को इधर लेकर आइए, जी T1 प्लस T2 अपॉन ये 2 को नीचे लेके आ जाइए, क्या बच रहा है यहां से, u sin थीटा। यहां पर रुक जाइए थोड़ा देर के लिए। अब u sin थीटा क्या है आपको पता है, क्या है, u sin थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज u sin थीटा, आपको पता है। और इसको जब हमने रिजॉल्व किया था तो u sin थीटा और u cos थीटा आया था, ये u sin थीटा को निकाल के हमने रखा, क्लियर है कि नहीं। अब हमारा जो ड्यूटी है इस जगह पर, हमारा ड्यूटी हम डिफाइन कर दे रहे पहले ही, कि ये जो पार्टिकल यहां से चल करके यहां तक पहुंचा है, ये ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पर है ये निकालना है। चलो अब समझ में आया, लेट सपोज कि कितना हाइट पर है, ये h हाइट पर है, यही निकालना है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। तो h को कैसे निकालेंगे, तो h इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू कैन से, और वो भी किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। समझ में आ रहा, ऊपर की तरफ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला लगाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ पॉइंट P, सो हाइट ऑफ पॉइंट P, इसको हम डिफाइन कर ले रहे हैं, इज h, देन P पॉइंट का हाइट हमने डिफाइन कर लिया h है, तो ये h कितना है इस पर बात करेंगे अब हम। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां लिख रहे हैं फिर मिटा देंगे हम, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
अगेन हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल मोशन के बारे में बात हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन का बात होगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए यहां पर बैठाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन पी पॉइंट में कितना है? एच है, तो हम यहां एच लिख रहे हैं एच के जगह पे। यू वाई इज यू साइन थीटा। टी, ध्यान दीजिएगा, टी क्या है यहां पर? तो बच्चा यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है? T1 टाइम लगा है, वो टी लिखना है, T2 तो कोई मतलब ही नहीं है। जब पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंचा कितना टाइम लगा, तो हम बोलेंगे T1 टाइम लगा। सो इस T के जगह पे आप क्या लिखेंगे? ओनली T1 लिखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, हाफ ए वाई क्या है यहां पर? बच्चा जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन जी का डायरेक्शन नीचे है। जी का डायरेक्शन अगर नीचे है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस जी लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1/2 ए वाई के जगह पर जी, और टी के जगह पे क्या लिखेंगे? T1 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? कोई है क्या? तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इससे हम आगे बढ़ेंगे, हमने ये जो इक्वेशन बनाया h इक्वल टू यू साइन थीटा T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर हमने कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको दिख रहा है यहां पर u साइन थीटा, और इस u साइन थीटा का वैल्यू है, हमने निकाल के रखा है, इसको अप्लाई कर दीजिए यहां पर। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। h इक्वल टू यू साइन थीटा के जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिखने जा रहे हैं? जी T1 प्लस T2 अपॉन 2, और यहां पे पहले से T1 है, इस T1 को हमने लिख दिया, माइनस 1/2। एक काम कीजिए, g दिख रहा है ना, तो g/2 डायरेक्टली लिख दें हम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? g/2 लिख दिया, और T1 के जगह पर सॉरी क्या है? T1 है, तो T1 के जगह T1 ही रहने दीजिए, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया? u साइन थीटा को हटाया और जो वैल्यू लाया था उसको हमने रख दिया यहां पर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा h का। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिएगा ध्यान से, हमने g/2 को और T1 को, यहां से भी T1 हमको दिख रहा है ना, और यहां भी g/2 T1 दिख रहा है। एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा ना। यहां पे क्या करते हैं? g/2, देखो g/2 यहां भी है, g/2 यहां भी है, T1 यहां भी है, T1 यहां भी है, तो T1 भी कॉमन ले लिया। तो चलिए बचा क्या? तो सर यहां पर बचा T1 प्लस T2 बचा, और यहां माइनस है, माइनस यहां पे एक ऑलरेडी T1 ले चुका है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक T1 बचेगा। तो इससे क्या मिल रहा है? इस T1 के साथ इस T1 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहां से क्या निकल करके आ रहा देखिएगा? h इक्वल टू g/2, h इक्वल टू g/2 T1, और यहां से खाली T2, T1 और T2। दिस इज द हाइट। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ये टाइम दिया हुआ हो कि यहां से P पॉइंट तक पहुंचने में इतना टाइम, P पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने में इतना टाइम, तो P पॉइंट का हाइट कितना है ग्राउंड लेवल से, फटाक से बताओ। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं h इक्वल टू g/2 T1 इंटू T2। अगर इस तरह से याद हो रहा है तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं, 1/2 g इंटू T1 T2, ऐसे करके याद रखिए इस चीज को। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फॉर्मूला को रट्टा मारिए। सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर बनाना है तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, आगे मत देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लेवल है वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही, यहां पे इनका जरूरत नहीं, थोड़ा देर मत देखिए, डायरेक्टली जहां से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा वहां से देखिए। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेईई एंड नीट एंड अदर स्टेट पीसीएस। आप कह सकते हैं पीसीएस लेवल में इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। स्टेट पीसीएस का बात कर रहे हैं, यूपीएससी का बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए झारखंड में आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, जेपीएससी लेवल में एग्जाम दे रहे हो, और एक सब्जेक्ट आपने फिजिक्स चुना हुआ है, तो वहां पर ये सब सब्जेक्ट, ये सब देखने को मिलेगा। कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि सीयूईटी का तैयारी कर रहे हैं, वहां भी इस तरह के सवाल आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक का नाम है? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टॉपिक से कोई भी सवाल आए बनना चाहिए, ये हम टारगेट लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का जो सवाल है वो तो बनाएंगे ही, आप साथ में अदर क्वेश्चंस भी बना सकते हैं,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक और कॉन्सेप्ट हमको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड, फिर न्यूमेरिकल को बनाएंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सिचुएशन हम ले रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं और वो इस तरह से अपना रास्ता को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है। दैट इज ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये जो रास्ता को फॉलो कर रहा है, लेट सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, फिर यहां पर पहुंचा, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी, फिर आगे पहुंचा और इसी लेवल पे जाकर के एक पॉइंट पे पहुंचा जहां पे इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी, और इस लेवल पे जाकर के एक पॉइंट पे पहुंचा जिसको हमने नाम दे दिया डी। हम कह रहे हैं कि जब ये पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा, ए से जब गुजर रहा है, तो जिस हाइट पर ये है उसी हाइट पर जब ये वापस ग्राउंड लेवल तक आ रहा है तो उसी लेवल पे क्या है, डी पॉइंट पर है। ठीक है, मतलब हाइट फ्रॉम द हॉरिजेंटल लेवल ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट डी आर सेम। ये जब ऊपर की तरफ जा रहा तब का पॉइंट है, ये जब वापस आ रहा तब का पॉइंट डी है। उसी तरह से बी एंड सी भी सेम लेवल पर है। ध्यान दीजिएगा, हमने स्टेटमेंट में इस बात को लिखा है कि इफ बी एंड सी आर एट द सेम लेवल, बी और सी दोनों किस लेवल पे है, सेम लेवल पर है ऑन ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, एंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज t1। जब यहां से पार्टिकल बी से गुजर रहा था तब कोई टाइम था, और जब सी से गुजर रहा था तब कोई टाइम था, बट इन दोनों के टाइम के बीच, इन दोनों टाइम के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो क्या है, t1 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझा? एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो यहां से जब गुजर रहा था तो टाइम हो रहा था 10, और यहां से जब गुजर रहा था तब बज रहा था 12, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ टाइम का, 2 आवर्स। एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ए एंड डी आर ऑल्सो इन द सेम लेवल एंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोजिशंस इज t2। ए और डी भी सेम लेवल पर है हॉरिजेंटल से, और इन दोनों के बीच का जो टाइम का गैप है वो क्या है, हमने लिया है t2। ये एज्यूम किया है। बोलो समझ में आ गया है? यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया है? क्लियर है कि नहीं है? तो इन दो लेवल्स के बीच में क्या हाइट है ये आपसे पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए जेई का, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। वैसे इक्वेशन बना बना के सॉल्व कीजिएगा ना तो 4 अलग अलग इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा। समझ में आया? तो इन दो लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है, हाइट का जो डिफरेंस है, या इन दोनों लेवल का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा, h आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला? इट इज t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू h बाई जी। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? h निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? वाई t2 माइनस t1 स्क्वायर, बिकॉज आपको दिख रहा है ये जो टाइम का गैप होगा ये ज्यादा होगा, ये पहले ही यहां से गुजर चुका है और इसी के बाद यहां से गुजरेगा, मतलब टाइम जो होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया, यहां 10 बजे से गुजर रहा है, यहां 12 बजे पार कर रहा है, तो पक्का यहां से 10 बजे से पहले गुजर गया होगा और यहां पर 12 बजे के बाद पहुंचेगा। सो t2 इज मोर देन t1। आपको समझ में आ रहा है? सो दैट हमने t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर लिया है इज इक्वल टू 8h बाई जी। इस डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करते हुए आप इन दोनों लेवल्स के बीच का जो हाइट है या गैप है आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला से। तो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड, टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड जो भी बताना था हमने पूरा कवर कर दिया, इससे बाहर और कुछ नहीं है। 2-4 क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और बताने वाले हैं, बट दैट विल बी अंडरस्टूड बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। सो हम यहां नहीं बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को देकर के आपको सिचुएशन को समझाएंगे और फिर वहां पर बताएंगे। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ध्यान। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला सवाल हमने लिया है, फॉर अ गिवन वेलोसिटी a projectile has the same range r for 2 angles of projection. If t1 and t2 are the time of flight in 2 cases, then क्या बोल रहा है? for a given velocity, कोई given velocity है, एक प्रोजेक्टाइल को हम डिफरेंट एंगल के साथ, 2 केसेस है, समझे कि नहीं समझे? एक केस है, मान के चलिए कि कुछ वेलोसिटी के साथ इसको हम
प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। एक और केस हमने ले लिया जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट एंगल लेकर के हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है कि नहीं। डिफरेंट एंगल्स है, यहाँ कुछ एंगल है, यहाँ कुछ और एंगल है, मान लेते हैं यहाँ थीटा है, यहाँ पर फाई है ना। यहाँ पे लिखा है फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट इन 2 केसेस। इस जगह टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ T1, इस जगह टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ T2, दो अलग केस है तो टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट है दैट इज T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 दिख रहा है ऑप्शंस में, मतलब प्रोडक्ट ऑफ या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ऑलरेडी हम डेराइव करा चुके हैं आपको। क्या होता है ना, 2r/g। क्या होता है, 2r/g। r इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट इज गिवन टू यू r। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं ये 2 भी कांस्टेंट, ये g भी कांस्टेंट, तो T1 इंटू T2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, r का। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर है कि नहीं। आसान से एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये भी बहुत आसान है, एकदम बेसिक सवाल। कह रहा अ बॉडी इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इट विल हीट द ग्राउंड आफ्टर अ टाइम। कितना टाइम के बाद ये ग्राउंड को हीट करेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, एक वेलोसिटी के साथ हम इसको फेंक रहे हैं एंड द वेलोसिटी इज गिवन टू यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कितना एंगल के साथ, 30 डिग्री एंगल के साथ, तो ये हिट करेगा ग्राउंड को जब, तो कितना टाइम लगेगा, तो कितना देर में हिट करेगा उसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। कितना देर में वापस ग्राउंड में जाके हिट करेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट 2u sin थीटा बाई g। तो आप ध्यान से देखिएगा, 2 लिख दिया, u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9.8 और sin थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहां पर g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 9.8 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 हो गया, यहाँ sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2 एंड इट विल बी कैंसिल आउट, और क्या आ जा रहा है यहाँ पर 1 सेकेंड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी 1 सेकेंड। तो ये सिंपल सवाल हमने 2 लिया था। अब जो सवाल हम कराने जा रहे हैं थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पार्टिकल है, एक a पॉइंट पर है, एक b पॉइंट पर है, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है अभी, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। दे आर प्रोजेक्टेड एट सेम टाइम एज शोन इन द फिगर। दोनों पार्टिकल को एक ही टाइम पे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। और प्रोजेक्शन कैसा है आपको दिख रहा है, ए पॉइंट से जो प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर u/√3 वेलोसिटी के साथ किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू। और बी पॉइंट में जो पार्टिकल रखा हुआ है उसको प्रोजेक्शन 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से किया गया है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इधर फेंका गया, ये इधर फेंका गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी u है, ओके, विथ डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटीज। तो दिख रहा है हमको डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी है, एक का u/√3, एक का है u, ओके। द टाइम आफ्टर विच, टाइम निकालना है इसका मतलब, द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बिकम्स 0 इज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। उस समय द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल, वो टाइम क्या है, तो मान लेते हैं कि जो A पार्टिकल है कुछ डिस्टेंस चला होगा, B पार्टिकल भी कुछ डिस्टेंस चला होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल का सिर्फ बात हो रहा है, वर्टिकल से कोई मतलब है ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट पार्टिकल A moves x1 horizontally and particle B moves x2 horizontally at time t। कितना टाइम मान लिया, t टाइम मान लिया। अरे भाई ये x डिस्टेंस चला होगा, वो सॉरी x1 डिस्टेंस चला होगा, वो x2 डिस्टेंस चला होगा, तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा जहां पर जाकर के मीट होगा,
हॉरिजेंटल का बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल में लेकिन मीट नहीं करेगा, ये सोचने का तरीका है बस, मीट तो नहीं कर रहा हॉरिजेंटल में जाकर, ये ऊपर चल रहा है भाई, ये ऊपर चल रहा है तो हॉरिजेंटल में मीट थोड़ी करेगा, बस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को जीरो करना है बस। क्लियर है कि नहीं? तो मान लेते हैं टी टाइम चला है दोनों, ये x1 डिस्टेंस चला है टी टाइम पे और ये x2 डिस्टेंस चला है टी टाइम पे, जब दोनों ये मिल जाएगा तो ये x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो जरा बताइए x कितना होगा, x1 कितना होगा, इस पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हॉरिजेंटल के बारे में बात हो रहा है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए, ध्यान दीजिएगा, लगा रहे हैं सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इसको x डायरेक्शन अगर हम मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, u x बैठाइएगा, यहाँ पे a x बैठाइएगा, टाइम तो x y मत कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? और आपको ये बात पता है a x इज ऑलवेज जीरो, अगर ये जीरो है तो s x इक्वल टू u x t हो गया। तो यहाँ पे s a पार्टिकल के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो x1 लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के जगह में, इक्वल टू u x के जगह पे क्या लिखा जाता है आपको पता है, u cos थीटा, यस और नो, क्या लिखा जाता है, u cos थीटा। तो u cos थीटा यहाँ क्या होगा, u कितना दिया हुआ देख लो, u के जगह दिया हुआ है u बाई रूट 3 cos थीटा, और थीटा के जगह में आपको पता है कितना लिखना है 30 डिग्री, u cos थीटा हो गया, इनटू क्या लिखा हुआ है t, तो टाइम लिख दिया t। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली आप क्या करो, वो कितना चला है, x2 चला है बोल रहा है, तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, x2 इक्वल टू u cos थीटा, इसके लिए भी क्या होगा u cos थीटा, तो u के जगह u है तो u लिख दिया, cos थीटा के जगह कितना लिखेंगे 60 डिग्री, इनटू टाइम, ये भी कितना टाइम चला है, t टाइम चला है। समझा कि नहीं समझा? अब इन दोनों को ऐड कर दो, समझा कि नहीं समझा? अब x1 प्लस x2 कर देंगे अगर, तो हो जाएगा u बाई रूट 3 इंटू कॉस 30 डिग्री, वेरी गुड, क्या हो जाएगा रूट 3 बाई 2 इंटू टी, प्लस यहां पर u cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई रूट 3 इंटू टी। इसको सॉल्व करना है, x1 प्लस x2 बचवा, x1 प्लस x2 कितना होगा, अगर ये x1 चला ये x2 चला है तो टोटल कितना चल गया, x चल गया है, तो x1 प्लस x2 की जगह पे हमने x लिख दिया है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, u बाई u t, ऊपर में t है और नीचे 2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा u t बाई रूट 3 है। यहां तक ठीक है? अच्छा यहां पर ना cos 60 डिग्री है बचवा, हम सोच रहे हैं tan 60 डिग्री है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ut बाई 2 हो जाएगा, रे सॉरी, तो देखो ut बाई 2 प्लस ut बाई 2 कितना हो जा रहा है, x इक्वल टू ut हो जा रहा है, ut बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ओनली ut, और आपको टाइम निकालना था t इक्वल टू क्या आ जा रहा है x बाई u, यही तो निकालना था, t इक्वल टू x बाई u, ये है। क्लियर है? तो हर जगह जो फॉर्मूला याद करके जाएंगे तो आंसर आएगा, इस चैप्टर में तो भूल जाइए, आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O विथ अ वेलोसिटी u, एक पार्टिकल O पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u है, इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा अपवर्ड विथ हॉरिजेंटल, कैसे फेंका जा रहा है, अपवर्ड फेंका जा रहा है, लेकिन हॉरिजेंटल के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए फेंका जा रहा है। ओके, इस चीज को कर लेते हैं पहले हम, फिर आगे पढ़ेंगे और डिकोड करेंगे सवाल को। पहले ही मैं बता दूं, पेशेंसफुली इस सवाल को डील कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एडवांस लेवल का सवाल है। तो हम एक पार्टिकल को O पॉइंट से, दिस इज O पॉइंट, प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और ये लेट सपोज कि ये इस तरह का पाथ को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला था, u बोला था। ओके, आगे बात करते हैं। हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल है वो भी बताया गया है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं, अल्फा एंगल है। आगे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम एट पॉइंट P it is moving at a right angle with its initial direction, कुछ समय के बाद ये प्रोजेक्टाइल पहुंचता है P पॉइंट पर, लेट सपोज दिस इज P पॉइंट, ये P पॉइंट पे पहुंचे, और इस P पॉइंट पर जाने के बाद जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये इसका टेंजेंट है,
और ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है बोल रहा है जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पर है। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो तो ये है, दिस इज द डायरेक्शन। और यहां पर जो वेलोसिटी है लेट सपोज v है, ये क्या है बोल रहा है, इससे 90 डिग्री पर है। मतलब ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P, ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये बात बताएगी इस पॉइंट पे जाकर के जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाकर के वेलोसिटी मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ओके सर, ओके ओके ओके। आगे बात करते हैं। द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O टू P इज, ये O से P तक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, ग्राउंड लेवल तक जाएगा तब तक का बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम है वो निकालना है, बस ये समझिए। ठीक है, कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले देखिए, इसको हम दो हिस्सा में बांट लिए इस वेलोसिटी को, आपको पता है दिस इज u cos थीटा, सॉरी यहां पे अल्फा लिया है तो u cos अल्फा, यहां हो जाएगा u sin अल्फा। क्लियर है कि नहीं? आपको यहां के बारे में बात करना, दिस इज इनिशियल पॉइंट नो। तो इनिशियल पॉइंट में जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, दोनों को लिख लिया हमने। अब हमारा टारगेट क्या है? जो फाइनल पॉइंट है उस पॉइंट में इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी हॉरिजेंटल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को देखना है। क्लियर है? ये टारगेट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमको बता दिया गया है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इसको आप दो हिस्सा में रिजॉल्व कर लीजिए। पहले रिजॉल्व करने तो आता है, दो हिस्सा में इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। कोई बच्चा ऊपर की तरफ नहीं ना बोल रहा है यार? अगर यहां पर P पॉइंट होता तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ दिखाते हैं। P पॉइंट हमने यहां लिया, एज्यूम किया है, तो नीचे की तरफ एज्यूम दिखा रहे हैं। अब थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का बात है, थोड़ा ज्योमेट्री लगेगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है ना सर, ये जो भी है इसका x कंपोनेंट है कि नहीं? और ये जो भी है इसी का ये x कंपोनेंट है। सवाल है कितना है? कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो एंगल निकालना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है। इसके लिए हम थोड़ा साइड में आ रहे हैं, थोड़ा ज्योमेट्री का कहानी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ये वर्टिकल लाइन बनाया। आपका इनिशियल वेलोसिटी इधर है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, आपको बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल पर वेलोसिटी होगा। कौन सा? ये P पॉइंट पर वेलोसिटी। तो हमने 90 डिग्री पर एक लाइन बना दिया। देखिए ध्यान से, आसानी से समझाने के लिए हम अलग से बता रहे हैं, बाकी आप यहां पर भी कर सकते हैं। ये है V वेलोसिटी, कहां पर? P पॉइंट पर। दोनों एक दूसरे पर क्या क्या है? 90 डिग्री एंगल पर है। ओके, आप बताइएगा जरा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर है? तो बोलेंगे अल्फा एंगल पर है। यस सर। अगर ये अल्फा एंगल पर है और u और v दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, u एंड v इज परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री माइनस अल्फा। यस और नो? तो यू कैन सी ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। 2 मिनट लगेगा। आप अलग से भी समझ सकते हैं, बहुत टफ करके भी समझाया जा सकता है, लेकिन डीप जा करके समझना होता है। जो जिसमें समझाने में जो डीप जा, मतलब समझाने में अगर किसी को समय लग रहा है ना, तो आप समझिए कि वो आपको डीप से समझाने की कोशिश कर रहा है। ये हमने आपको जल्दी से अगर समझा दिया तो ऊपर ऊपर समझा दिया कि देख लीजिए ऐसा है। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, अगर ये बच्चा 90 माइनस अल्फा है तो ये टोटल 90 डिग्री एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। तो आप इस चीज को यहां पर क्या लिख सकते हैं? अल्फा। बोलिए क्लियर है? इसका काम खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? U इज परपेंडिकुलर टू V था, ये वाई एक्सिस है। बोलिए क्लियर है? इस चीज को भी आप जरूर नोट करके रखिएगा, जरूरत पड़ सकता है आगे के क्वेश्चंस में। आगे बात करते हैं। तो हमने अगर इसको V लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा बताओ जरा? बोले सर V, बोलो जरा, यहां पे अल्फा है तो यहां क्या हो जाएगा? V, बोलो 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 सर, V cos अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V cos अल्फा। और यहां पर क्या हो जाएगा? V sin अल्फा, है कि नहीं? अरे जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर 90 माइनस थीटा उधर साइन थीटा। तो यहां पे हो गया V साइन अल्फा, यहां पे हो गया V कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है तो बताओ जरा। क्लियर है? लेकिन आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बात पढ़ा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, एज दी हॉरिजेंटल
वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, सो क्या लिख सकते हैं चीज, हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो सर पहले ये था, दैट इज u cos अल्फा था, और अब आप यहां पर बता रहे हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, v sin अल्फा। तो फाइनल वेलोसिटी ये v यहां से निकाल सकते हो, तुम निकाल लो ना, क्या हो जाएगा, ये देखो u cos अल्फा है और इस sin अल्फा को नीचे लिख दो, इससे v निकल गया तुम्हारा, व्हाट इज v, नाउ v इज u cos बाय sin cot अल्फा, वेलोसिटी निकल गया, फाइनल वेलोसिटी इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट का क्या निकल चुका है, v इक्वल टू u cot अल्फा, ये वाला भी निकल गया है, क्या है, u cot अल्फा है। ओके, आगे बात करें, u cot अल्फा हो चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट p, यहां पे हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट p कितना निकल चुका है, v इज इक्वल टू u cot अल्फा, इसका यूज करेंगे आगे जाके हम। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, फॉर वर्टिकल मोशन, अब हम ऊपर के बारे में बात करेंगे, ये तो हॉरिजेंटल का यूज करके हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं फॉर वर्टिकल मोशन। बाबू टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालते हैं ये हवा में तब तक रहता है जब तक मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ध्यान से देखिएगा, यहां पर नीचे की तरफ है, लेकिन यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा ऊपर की तरफ है, और यहां पर v cos अल्फा, थीटा नहीं अल्फा, यहां पर ऊपर है यहां पर नीचे है, तो हवा में है कि नहीं है, हवा में है, तो वर्टिकल मोशन का बात हो रहा है। वर्टिकल मोशन में हम इक्वेशन बैठाने जा रहे हैं, फॉर वर्टिकल मोशन इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, यू नो इट, इनिशियल वेलोसिटी कितना है रे, u sin अल्फा दिख रहा है, हम लिख नहीं रहे हैं, u sin अल्फा, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी सर, v cos अल्फा, नहीं दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी p पॉइंट में कितना वेलोसिटी है वर्टिकल, चलो लिखते हैं, लिखें, लिखने में बड़ा खराब लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में u sin अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितना है v cos अल्फा, कोई दिक्कत है, तो एक इक्वेशन बैठाते हैं हम यहां पर, v इक्वल टू यू प्लस एटी बैठा सकते हैं, ये फॉर्मूला बैठा रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इस इक्वेशन को बैठा रहे हैं। बाबू वर्टिकल मोशन हो रहा है तो वी वाई लिखेंगे, यू वाई लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे, ओके। अब बैठाओ जरा, वी वाई का मतलब फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट पी, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है बोलो, वी कॉस अल्फा, क्या है वी कॉस अल्फा, लेकिन बबुआ माइनस लिख रहे हैं, क्यों, नीचे की तरफ है, और ये मोशन किधर है, ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ प्लस ले रहे हैं तो नीचे की तरफ माइनस लेना पड़ेगा, इतना तो हमें पता है, यू वाई इज यू साइन अल्फा, ठीक है सर, प्लस या माइनस होगा वाई, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, हम ऊपर की तरफ प्लस ले रहे हैं ना, लेकिन जी किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, तो माइनस का जी, और टाइम मान लेते हैं, कितना टाइम लगा टी, ओ से पी पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, मान लेते हैं, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, निकालेंगे बाद में जरूरत पड़ेगा हम। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करना होगा यहां पर, अब क्या करना होगा, ए देखो बच्चा, भी निकाल चुके हो तुम यहां पर, तो भी को इक्वेट कर दो यहां पर तुम, माइनस भी के जगह में क्या लिख दोगे, यू कॉट अल्फा इंटू, यहां पर कॉस अल्फा पहले से है, इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी, ध्यान दीजिएगा आगे, तो यहां से निकल के आ रहा है u कॉट अल्फा, कॉट अल्फा मतलब कॉस बाई साइन, यस और नो, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, तो कॉस 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 स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन अल्फा, क्लियर है, अरे समझ में आ गया है ये बात, ठीक है सर, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u साइन अल्फा माइनस जी टी, अब सॉल्व करो, इस जी टी को इधर लाओ, तो जी टी हमने ले आया इधर, इसको उधर ले जाओ, u साइन अल्फा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, u कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन अल्फा, हाँ सर ठीक है, यहां से t निकालना है बस,
बचवा यहां से क्या निकालना है, टी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहां से टी निकालना है, यहां से टी निकालना है। ध्यान दीजिए, तो टी इक्वल टू हम लिखने जा रहे हैं यहां पर, ये जी तो डिवाइड में चला जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन ला सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। सर यू है, यहां पर भी यू है सर, यहां पे साइन मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड में है। चलो एक काम करते हैं, डिवाइड वाला को कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहां एक तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, यस और नो। तो हम यहां पर u जो है कॉमन ले रहे हैं, ये g नीचे जा रहा है और एक साइन थीटा बेस वाला डिवाइड वाला कॉमन ले रहे हैं। तो जरा बताइए यहां कितना बचेगा, u तो कॉमन ले चुके हैं। तो सर साइन जो है ना ये कॉमन नहीं लिए, इसके नीचे अगर एक साइन होता तो कॉमन लिए, मतलब जबरदस्ती आपने साइन लिया है कॉमन, मतलब एक साइन मल्टीप्लाई करना होगा। तो साइन पहले से है, एक और साइन दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत, और प्लस प्लस लिख दिया। और यहां पर ध्यान दीजिए u बाई साइन अल्फा, u बाई साइन अल्फा कॉमन ले चुके हैं, क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों कॉमन लिया था समझ में आया, हमको दिख रहा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, इस वजह से हमने कॉमन लिया। तो यहां से पता चल रहा है t इक्वल टू यू बाई जी साइन अल्फा, ये तो 1 हो चुका है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, छोड़ दीजिए आप। तो t इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, u साइन को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा अपॉन g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट you were searching for, u cosec alpha by g, u cosec alpha by g, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं है। यहां दो चीजें पर ध्यान देना है, यहां हमने v को कैसे निकाला, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट p, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट p इज u cot अल्फा। इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, एडवांस लेवल का बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि इनिशियल वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है और किसी एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, तो फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, u cot अल्फा। कैसे निकाले वहां पर आप देख सकते हैं, हमने निकाल दिया है, क्लियर है। तो आपको लिखने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, पहले तो आप ड्राइंग बनाएंगे, पहले इस चीज को लिख लीजिएगा, ये आपको नोट में लिख लेना है और फिर यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट करके सॉल्व करके यहां पर लेके आ जाइएगा, t इज u cosec अल्फा बाई g। तो ये एडवांस लेवल का सवाल है, शुरू में नहीं बताया लेकिन ध्यान रखिएगा, दिस इज जेई एडवांस। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल्ड। गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिना बदले आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो क्या कह रहा है, द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ऑप्शन दिया है 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, या 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने नहीं बदला है, मतलब क्या है, अगर फील करना चाहो तो ध्यान दीजिएगा, हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जैसा था वैसा ही रखा है। पहले हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ ये था, अब हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ ये है। पहले हॉरिजॉन्टल रेंज लेट सपोज r था, अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, डबल कर दिया ना, आपने हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2r हो चुका है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों ही केस में क्या है, सेम है। कितना है, कुछ भी दिया नहीं है तो आप सपोज कर लीजिए, ठीक है, लेट सपोज क्या है, थीटा है, दोनों ही केस में थीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं t1, दूसरा का टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं t2। तो यही पूछ रहा है, द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट के कंपैरिजन में जो दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा। ये कैसे करे सवाल, है कि नहीं। तो आपको ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, सर अभी तो डेरिवेशन नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज यू कैन सी। एंड हॉरिजॉन्टल, अच्छा थीटा में कोई चेंजेस है क्या, नहीं चेंजेस है। अच्छा जी में कभी कोई चेंजेस होता है क्या, फिक्स लेने बोले, मतलब ये दोनों टर्म साइन 2 थीटा और जी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, u, r जो है u के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। यहां पे कोई वेलोसिटी के बारे में बात किया है क्या, नहीं किया है।
कि चेंज हुआ है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ओके, पूछा किसके बारे में गया है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का भी बारे में थोड़ा देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या होता है सर? 2u साइन थीटा बाई जी। अगर हम ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे यहां पर क्या कि 2 कांस्टेंट, थीटा तो कांस्टेंट है तो साइन थीटा कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो बच रहा क्या? u। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है u पर डिपेंड करता है। किस प्रकार? ओनली u स्क्वायर नहीं। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, बट टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। अब इन दोनों को आपस में रिलेट कीजिए। रेंज को आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। ध्यान दीजिएगा, u अगर यहां से निकालना चाहें तो रूट r हो जाएगा, कह सकते हैं रूट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। इसका मतलब यहां पर u है तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u एंड u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r। रिलेट कर दिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब r को तूने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r आ चुका है। पहला केस के लिए अगर हम मान लेते हैं दिस इज t1, तो t2 के लिए रेंज कितना है? t1 के लिए रेंज कितना है? r है, और t2 के लिए रेंज कितना है? 2r है। तो r t2 की जगह क्या लिखोगे? 2r। तो कितना टाइम्स हो गया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ r, कह सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ r। एंड व्हाट इज r? नहीं, √2 टाइम्स ऑफ r कैसे? रूट r है ना, √2 टाइम्स ऑफ रूट r। तो रूट r तो है, ऑलरेडी दिख रहा है। अरे कितना टाइम्स हुआ सिर्फ ये देखना है, कितना टाइम्स बढ़ा? √2 टाइम्स। अरे t2 क्या हो गया? t1 का √2 टाइम्स हो गया। समझा कैसे रिलेट किया आपस में? समझ में आ गया है? मैथमेटिक्स की और कुछ नहीं। ये u पर डिपेंड करता था, ये भी u पे डिपेंड करता था, बस u पे डिपेंड करता था, तो दोनों को आपस में रिलेट कर दिए मैथमेटिकली हमने। और हमने पाया क्या कि t2 जो है √2 टाइम्स होगा रूट r का। रूट r क्या है? t1 है। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, इसी स्लाइड में लिया है, सिंपल छोटा छोटा सवाल है। अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजेंटल। अल्फा एंगल से, कहां से? हॉरिजेंटल से। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया u वेलोसिटी के साथ, हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाया है? आपने अल्फा एंगल बनाया है। यही बात बोला गया है। ओके, अब क्या कह रहा है? Another particle is thrown with the same velocity at an angle, दो बार लिखा गया है, at an angle alpha from the vertical। एक और पार्टिकल आप फेंक रहे हैं, एक और पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी, लेकिन कहां से अल्फा एंगल बना रहा बोल रहा? अब वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ फ्लाइट ऑफ 2 पार्टिकल्स विल बी। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं t1 है, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं t2 है। इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से ट्रेवल करके आगे जाएगा, ये भी इस तरह से ट्रेवल करके आगे जाएगा। दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा ऑब्वियसली, तो इनके रेशियोज को आपको पूछा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से, ये अल्फा दिया है हॉरिजेंटल से और यहां वर्टिकल से अल्फा दिया है, तो हॉरिजेंटल से तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा यहां पे? 90 माइनस अल्फा। अब आपको पता है t1 के पहले बारे में बात करते हैं। पहला केस के लिए क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u साइन थीटा बाय g। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा लिख दिया हमने। t2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा की जगह कितना लिखना चाहिए? हॉरिजेंटल से एंगल लिखा जाता है, दैट इज 90 माइनस अल्फा बाय 2। क्लियर है कि नहीं है? आप इन दोनों को डिवाइड जब कीजिएगा t1 बाई t2 तो आपको दिख रहा क्या क्या कटेगा? 2u कट जाएगा, g यहाँ पे g होता है 2 नहीं, सॉरी, g कट जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फा ऊपर दिख रहा है, रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस अल्फा दैट इज कॉस अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 अल्फा। इसको हमने थ्योरी में कवर किया है अभी थोड़ा देर पहले। t1 इज टू t2 क्या होता है? 10 अल्फा के बराबर होता है।
तो यहाँ पे 10 अल्फा करके कोई टर्म है, 10 2 अल्फा इज टू 1, cot 2 अल्फा इज टू 1, 10 अल्फा इज टू 1, ये हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये 10 अल्फा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये 10 अल्फा है तो वो 1 होगा। एक दूसरे का रेशियो क्या होगा? हमेशा 10 अल्फा का होगा। दिस इज द आंसर, 10 अल्फा इज टू 1। क्लियर है कि नहीं है? ये छोटे छोटे सवाल तो आराम से आ ही सकते हैं। चलिए एक और सवाल को देखेंगे, फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? द फ्रिक्शन ऑफ द एयर कॉज वर्टिकल रिटार्डेशन। वर्टिकल रिटार्डेशन का मतलब हमको पहले से पता है कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में ही इसमें एक्सेलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं। वर्टिकल रिटार्डेशन हो रहा है किस वजह से? एयर का फ्रिक्शन के वजह से, एयर का रेसिस्टेंस के वजह से। आप कोई प्रोजेक्टाइल को आपने इस तरह से फेंका तो यहां पे एयर जो है उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है, रेसिस्ट कर रहा है फ्लो करने में। ओके, इस वजह से क्या हो रहा है? वर्टिकल रिटार्डेशन हो रहा है इक्वल टू 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो है उसमें और रिटार्डेशन हो जा रहा है। कितना रिटार्डेशन हो रहा है? 1/10। 1/10 हो रहा है, मतलब जी अगर है तो g/10 और इंक्रीज हो जा रहा है। इस बारे में बात करेंगे। द टाइम ऑफ फ्लाइट विल डिक्रीज बाय, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्वियसली घट जाना चाहिए क्योंकि रेसिस्ट कर रहा है। अगर यहां पर हवा ऐसे जा रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, तो ये जल्दी गिर जाना चाहिए प्रोजेक्टाइल। हवा उसको रोक रहा है, जल्दी गिर जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रहने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो कितना होगा? यहां पे परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। क्लियर है कि नहीं? समझना पड़ेगा। एक बार और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार और समझाते हैं, बढ़िया से समझिए। एयर रेसिस्टेंस को हमने अभी तक कंसीडर नहीं किया था। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो हमने इसको भी कंसीडर कर लिया ताकि थोड़ा बहुत एनालिसिस आपके अंदर में रहे कि जब हम इसको प्रोजेक्ट किए तो यहां पर एयर है और एयर लगा रहा है फ्रिक्शन, जिस वजह से क्या हो रहा है? अगर ये पहले इस तरह से जाता था, अगर पहले इस तरह का इसका ट्रेजेक्टरी था तो अब इस तरह का ट्रेजेक्टरी नहीं रहेगा। ऑब्वियसली क्या होगा? यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं t1 है, लेकिन अब क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट घट जाएगा, जल्दी गिर जाएगा नीचे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एयर जो है इसको रोक रहा है तो जल्दी गिर जाएगा। ये t2 हो गया मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बोल रहा कितना घटा, कितना परसेंट घट गया। तो अगर हम बात करें t का, t1 का बात करें अगर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin θ/g। क्लियर है? थीटा इज दोनों केस के लिए थीटा ही है, वही है, थीटा ही ले लिया हमने। ओके, u को आप चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब 2 जो है, u जो है और sin θ जो है सभी कांस्टेंट है। यहां पे बोला जा रहा है वर्टिकल रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब g में वेरिएशन आ रहा है। लेट सपोज पहले ये g1 था, ठीक है? लेट सपोज क्या था? पहले g1 था, बाद में g कुछ और हो गया होगा, वो कितना होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जो सेकंड केस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ये सब तो कांस्टेंट है, जो है वही है, 2 है, u है, sin θ है, वही रहेगा, खाली g में चेंज आ जाएगा। लेट सपोज दिस इज g2 हो जाएगा। कितना होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो क्या आएगा? t1 इज टू t2, t1 इज टू t2। कंपेयर कर रहे हैं कितना घट रहा है, t1 इज टू t2। तो देखिए ध्यान से, ये पूरा ऊपर वाला टर्म, ये पूरा ऊपर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये g1 जो है नीचे आएगा और ये g2 ऊपर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां t1 है, यहां g1 है, यहां t2 है, यहां g2 है। इनवर्स है, दिख रहा है ना, उल्टा है। कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं पहले जो g1 था, एक्चुअली g1 बोल के कुछ है नहीं, पहले जो था वो g था। g1 के जगह में हम कितना लिख देते हैं? g लिख देते हैं। और g2 के जगह क्या हो गया है? पहले सर बोल रहा है g था, उसमें क्या हुआ है? रिटार्डेशन हुआ है। रिटार्डेशन हुआ है मतलब नीचे और जोर से खींच रहा है। कितना जोर से खींच रहा है सर? g/10 से 1/10 बोला है ना, 1/10 बोला। तो पहले से g है और उसमें और इंक्रीमेंट हो गया g में, तो ये क्या हो गया? g2 का वैल्यू g प्लस g/10। तो आप कह सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज 11g/10 डिवाइड बाई g। तो ये g और g कैंसिल कर दीजिए। आप यहां से पा रहे हैं t1 इज टू t2 इज इक्वल टू 11/10।
क्लियर है कि नहीं? ये आपको मिल रहा है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ सर? 10 में से 1 इंक्रीज। अरे 11/10 का मतलब समझ में आ रहा है? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। ऊपर में T1 है, नीचे में T2 है। T1 के सामने 11 दिख रहा है, T2 के सामने 10 दिख रहा है। कितना डिक्रीज हुआ? 1। फ्रैक्शन में 1 दिख रहा है। आपको परसेंटेज में निकालना, उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? यहां पर तो यहां पर हम फ्रैक्शन डिक्रीज निकालते हैं। फ्रैक्शन डिक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है? तो डायरेक्टली बता रहे, ध्यान दीजिएगा। पहले कितना था टाइम ऑफ फ्लाइट? बोले सर T1 था। बाद में कितना हो गया? बाद में सर हो गया T2। इसको घटा देंगे और डिवाइड में ओरिजिनल जो होता है उसको लिखा जाता है। ओरिजिनल कितना? T1 है। इसको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन डिक्रीज। भाई पहले कितना था? T1, उसमें कितना घटा? T2 घटा। किससे कंपेयर कर रहे हैं? पहले से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब T1 से कंपेयर कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन डिक्रीज। डायरेक्टली बता रहे हैं। T1 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 11 - 10/11, दैट इज 1/11। ये हो गया फ्रैक्शन डिक्रीज। और अगर आपको चाहिए परसेंटेज डिक्रीज, चूंकि आपको आंसर परसेंटेज डिक्रीज में दिख रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालना है तो फ्रैक्शन डिक्रीज में 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 100%। तो लगभग ये 9% के बराबर हो जाएगा। 11 × 9 इज 99, लगभग 9% के इक्वल हो जाएगा। सो 9% डिक्रीज कर रहा है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर उतना दूर तक दिमाग नहीं लेके जा पा रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि ये सब कॉमन सवाल है। किसके लिए? कंपटीशन के लिए कॉमन सवाल है। बोर्ड्स के लिए हो सकता है ये बहुत टफ हो गया, लेकिन ये सब कॉमन सवाल है कि कितना कम हुआ। अच्छा, अगर ये केस होता कि कितना बढ़ गया तो क्या करते हम? यहां फ्रैक्शन इंक्रीज इन टाइम कैसे करते बताओ जरा? T1 + T2/T1 बढ़ गया। T1 से कितना बढ़ गया? तो यहां पर बात यह था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है इस सेशन को लेकर के, टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा, और दूसरा कमेंट ये कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट होता है तो। तीसरा कमेंट आप ये कर सकते हैं, सजेशन आपका दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।